सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आज के अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डीएड एचआई की पेपर 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसकी फर्स्ट यूनिट को ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप उसे मिस कर गए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ सकते हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है डिस्कस करने के लिए वो पेपर 10 का सेकेंड यूनिट का 2.2 है, जिसका नाम है बहुभाषी विद्यालय संरचना के क्षेत्र की चिंता। और अगर इंग्लिश में बताऊं तो होगा एरिया ऑफ कंसर्न, मल्टीलिंगुअलिज्म और सोशल स्ट्रक्चर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब एक समाज में बालक का जन्म होता है तो जन्मजात रूप से उसके पास कोई भी भाषा नहीं होती, लेकिन जब वो धीरे धीरे विकसित होता है और अपने परिजनों से भाषा को अनुकरण करके कह लीजिए या फिर अन्य माध्यमों से सीखता है, और तभी वो अंत में संप्रेषण या कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों को संभव कर पाता है। लेकिन यदि हम श्रवण बाधित बालक की बात करें तो उसके साथ ये प्रक्रिया अति जटिल हो सकती है, क्योंकि जन्मजात रूप से उसके पास सुनने की जो क्षमता है हो सकता है वो पूर्ण रूप से ना हो या आंशिक रूप से ना हो, तो इसका प्रभाव उसकी भाषा को ग्रहण व अर्जित करने की प्रक्रिया में भी होता है और अंततः उसकी जो भाषा है वो भाषा देरी जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बहुभाषी मतलब होता क्या है इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका अर्थ होगा दोस्तों, बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। आमतौर पर हम सभी अगर देखा जाए तो 40% लोगों को एक ही भाषा आती होगी, लेकिन 40% से अदर जो व्यक्ति बचते हैं उन्हें हो सकता है एक भाषा से अधिक या 2 भाषाओं से भी अधिक भाषाओं का ज्ञान हो और वो उसका उपयोग आमतौर की जिंदगी में करते हों। और मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिता का इंग्लिश रूपांतरण है, जिसमें मल्टीलिंगुअलिज्म की डेफिनेशन मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं रीड कर दूंगी, उसके बाद आपके साथ एक्सप्लेन करती चलूँगी। मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी डिफाइंड एज एन occurrence regarding an individual speaker who uses 2 or more languages, a community of speakers where 2 or more languages are used, or between speakers of 2 languages. Multilingualism basically कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है और उसका उपयोग करता है तब हम उसे मल्टीलिंगुअलिज्म की श्रेणी में रखते हैं। और ऐसा समाज जहाँ पर बहुत ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिन्हें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, तो हम ऐसे समाज की जो श्रेणी होती है उसे मल्टीलिंगुअलिज्म की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बहुभाषिता के संबंध में होने वाली समस्याएं। अब श्रवण बाधित बालक के जीवन में बहुभाषिता संबंधित होने वाली जो समस्याएं हैं हम उनके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है संप्रेषण में बाधा। यहाँ पे संप्रेषण शब्द आया है जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा होता है उसे हम सेंडर कहते हैं और जो उसकी भावनाओं को सुन रहा होता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है ये तभी संभव हो पाती है या कह लीजिए कंप्लीट हो पाती है जब एक सेंडर का जो मैसेज होता है, जो उसकी बात होती है, रिसीवर ग्रहण कर ले और उसके उपरांत उसकी चीज़ों को समझे और उसका रिप्लाई दे। लेकिन जब ऐसी प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती, मान लीजिए मैंने अपनी कोई बात कह दी किसी व्यक्ति से, लेकिन उस व्यक्ति को मेरी बात समझ में नहीं आई और उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो अपूर्ण मानी जाती है। तो
आई होप सो आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण हम इसे हिंदी में कहते हैं। और दूसरा बिंदु है संप्रेषण में बाधा इस प्रकार आती है श्रवण बाधित बालक के जीवन में कि वे अपनी भावनाओं को पूर्णतः अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास कोई भी सटीक भाषा का ज्ञान नहीं होता। और सांकेतिक भाषा का अगर ज्ञान होता भी है तो आमतौर पर ज्यादातर लोगों को सांकेतिक भाषा का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो भी उसकी भावनाएं हैं वो व्यक्त नहीं हो पाती हैं और अंततः संप्रेषण की प्रक्रिया अपूर्ण रह जाती है और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे बिंदु की बात करूं, भावनाओं का कुंठित हो जाना, जब कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं के बारे में बता नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है या डिप्रेशन आ सकता है। ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो भी उसके अंदर चल रहा है, मन में वो सोच रहा है, वो किसी से कह ही नहीं पा रहा, और अगर कह रहा है तो दूसरा कोई समझ नहीं पा रहा है। संबंधों का विचलित हो जाना, देखिए कोई भी रिलेशन हो उसमें बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं और हम दूसरे व्यक्ति हमारी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कोई भी रिलेशन हो, चाहे हमारे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे विद्यालय के मित्र हों या समाज के अदर व्यक्ति हों, उनके साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे ऐसी स्थिति में, जब हम कम्युनिकेशन जैसी चीजों को पूर्णतः कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इसमें चौथा बिंदु है मानसिक तनाव। जब देखिए ऊपर के पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, संप्रेषण में बाधा आएगी सबसे पहले, तब हमारी भावनाएं कुंठित हो जाएंगी, हम सफोकेट होंगे, अंदर बहुत ज्यादा चीजों को सोचेंगे और डिप्रेशन जैसी चीजें हो जाएंगी। हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो परिवारजन हैं, वे हमें नहीं समझ पाएंगे, तो ये गैप आ जाएगा हमारे किसी भी रिलेशनशिप में, और ऐसे में जो रिजल्ट होगा वो होगा मानसिक तनाव। तो ये सारी जो स्थितियां हैं एक श्रवण बाधित बालक के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती हैं, जिसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। बहुभाषी संबंध में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय, मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं उन्हें सॉल्व करने के क्या उपाय हो सकते हैं, हम इन बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है परिवार में बहुभाषा का प्रयोग। मतलब मान लीजिए एक परिवार में एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बालक का जन्म हुआ है, वहां पे सभी लोग मौखिक रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन कोई भी साइन लैंग्वेज का यूज नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा है जो कि जिसके पास अपनी भाषा नहीं है, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और हो सकता है वो एकदम चुप हो जाए या फिर एकदम होता नहीं गुमसुम हो जाए, किसी से बात ही ना करे, कुछ एक्सप्रेस ही ना करे। तो ऐसी स्थिति में परिवारजनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे जो मौखिक भाषा है उसका प्रयोग करने के साथ साथ सांकेतिक भाषा का भी ज्ञान लें और उसकी हेल्प करें, उसकी बातों को समझें और उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट है जो वो उसे प्रोवाइड कराएं। और इसमें दूसरा बिंदु है कठिन शब्दों का व्याख्यान। मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, परिवारजन के लोग, मौखिक रूप से, और ऐसी स्थिति में जो श्रवण बाधित बालक है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील ना हो, अजीब फील ना हो या अलग सा कुछ फील ना हो कि हाँ मैं इन लोगों से अलग हूँ या कमतर हूँ, ऐसा ना हो पाए। तो परिवारजनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे जो बात कर रहे हैं मौखिक रूप से वो साइन लैंग्वेज में उसे समझाने का प्रयास करें और इसे इन्वॉल्व करें। और इसमें तीसरा बिंदु है बालक की समझ के अनुसार शब्दों का चयन व प्रयोग। अब मान लीजिए कि बच्चे को बहुत नॉर्मल से शब्द पता हैं, फल, पानी, फूल, खाना, दाल, चावल, और हम एक खाने को लेकर बोल देते हैं भोजन, तो भोजन उसके लिए डिफिकल्ट शब्द हो जाएगा क्योंकि आमतौर की लैंग्वेज में उसे खाना पता है, दाल चावल पता है, लेकिन भोजन क्या होता है, भोजन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं उसे ये नहीं पता है। तो हम ऐसी स्थिति में ये चीज ध्यान रखें कि बहुत कठिन शब्दों का चयन ना करें जिसे बच्चा ना समझ पाए सांकेतिक भाषा में भी। इसका जो नेक्स्ट बिंदु है वह है सोशल स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में कहेंगे सामाजिक संरचना।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किसी भी समाज की जो नींव होती है, बेसिक जो आधारशिला होती है, वो एक व्यक्ति होता है। या अगर हम दूसरे पक्ष से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज की जो सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होती है वह एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति ही समाज की संरचना करता है और कई सारे समाज मिलकर समूह की रचना करते हैं और कई सारे समूह मिलकर एक समाज की रचना करते हैं। तो ये जो टेबल है, इसमें हमने सबसे पहले ये जाना कि किसी भी समाज के लिए जो व्यक्ति है वो आधारशिला होता है। यदि किसी समाज में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाएगा तो वहां पर किसी भी प्रकार का समाज निर्मित हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है वो चीज। यदि मैं इसका अर्थ बताऊं तो रीड कर देती हूँ पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगी। जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, पेट, नाक, कान आदि मिलकर बनाती है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। सामाजिक इकाइयां जैसे कि समूह, समितियां, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी एक बॉडी होती है, उसमें नाक, कान, गला, पेट, पीठ, हमारा सारी चीज अंग जो है वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और एकजुट होकर हमारे शरीर की रचना करते हैं। वैसे ही समाज की जो संरचना है वो परिवार, समाज की अन्य समितियां, संस्थाएं मिलकर करती हैं। और इसकी जो विशेषताएं हैं, सामाजिक संरचनाओं की विशेषता इस प्रकार है। सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनती है, ठीक है। अर्थात सोशल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर भी कई सारे चीजें आती हैं, जैसे स्कूल हो गया, फैमिली हो गई, छोटे छोटे ग्रुप्स हो गए, छोटी छोटी जो क्लब्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें एक मिलकर एक समाज की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के उप संरचनाएं जो कि हिस्सा होते हैं, जैसे कि एक परिवार जो है वो एक समाज का हिस्सा है, तो हम उसे उप संरचना कहेंगे, जो कि इसके अंदर आता है। सामाजिक संरचना का श्रवण बाधित बालक पर प्रभाव। भाषा पर प्रभाव। सबसे पहले श्रवण बाधित बालक सामाजिक संरचना में भाषा का क्या प्रभाव होता है, इस प्रकार हम देखेंगे। जैसे हमारा समाज होता है वैसे ही हमारे आसपास की सारी चीजें उसमें ढल जाती हैं। मान लीजिए कोई तमिलनाडु में रहता है तो वो तमिल ही बोलेगा, और कोई यहाँ भारत में रहता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहता है, तो वो हिंदी ही बोलेगा, या हो सकता है इंग्लिश का भी ज्ञान रखता हो। तो उसका प्रभाव जो है वो बालक के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। यदि कोई हिंदी भाषी का क्षेत्र से आएगा तो वो हिंदी को सबसे पहले प्रमुखता देगा, और इसका प्रभाव श्रवण बाधित बालक के जीवन में भी पड़ता है, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा होती है। तो पेरेंट्स कह लीजिए या फिर स्कूल में सभी लोग यही प्रयास करते हैं कि वो अपनी मातृभाषा से ही अन्य शब्दों को सीख सके। जोड़कर कोई भी हम अपनी किसी भी अदर भाषा को भी अगर सीखना चाहते हैं तो जो हमारी मदर टंग है वो हमारी आधारशिला होती है। विदाउट किसी मतलब अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई भी भाषा नहीं है तो हो सकता है उसे जो लैंग्वेज वो सीखना चाहता है उसको सीखने में उसे बहुत कठिनाई होगी। इसका जो दूसरा बिंदु है शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर प्रभाव, अलग अलग समाज में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं, और जो हमारा समाज होता है वो विभिन्न तरीके की भाषा कह लीजिए, शारीरिक संरचना कह लीजिए या संस्कृति कह लीजिए, उसमें बहुत तरीके की भिन्नता पाई जाती है, और इस भिन्नता का जो प्रभाव होता है वो हमारी शिक्षा में प्रत्यक्षीकरण मतलब देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएंगे कि हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। तो हमारा जो स्कूल का करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें हम बच्चों को ईद के बारे में भी पढ़ाते हैं, क्रिसमस के बारे में भी पढ़ाते हैं, होली के बारे में भी पढ़ाते हैं, और जो अदर फेस्टिवल्स होते हैं गुरु नानक देव साहब जी के, उसके बारे में भी पढ़ाते हैं। तो ये सब
क्या चीजें हैं कि हमारा जो समाज है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका प्रभाव भी हमारी शिक्षा पर पूर्ण रूप से दिखता है। तो श्रवण बाधित बालक के जीवन में भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, या कह लीजिए उसका एक स्थायित्व होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही बालक अपनी जो विचार हैं उसको बदल सकता है और अपने जीवन के आधार को और मजबूत बना सकता है। तो किसी भी समाज की जो संरचना होगी उसकी शिक्षा का जो आधार होगा वो उसकी शिक्षा को प्रभावित करेगा। कोई कभी कभी ऐसे भी हमारे आसपास के लोग होते हैं जो कि श्रवण बाधित अगर यदि बच्चा है या फिर कह लीजिए किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त बच्चा है तो उसे डिमोटिवेट करेंगे और उसे हो सकता है अवसर ना ही दें डेवलपमेंट होने का है, या तो कहें कि उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी इफेक्ट एक बच्चे की एजुकेशन और डेवलपमेंट पर पड़ता है। इसका जो तीसरा बिंदु है सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव। एक श्रवण बाधित बालक जब है मान लीजिए है तो समाज में वो गया दोस्त बनाने के लिए, लेकिन जो उसके जो पीयर ग्रुप के लोग हैं बच्चे हैं उनकी जो मदर है उन्होंने मना कर दिया कि इस बच्चे से बात मत करना क्योंकि ये बोल नहीं सकता, ये इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो अपना सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है अर्थात समाज से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी नहीं ले पाएगा और चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, और इसका प्रभाव उसकी पर्सनैलिटी पर पूरी तरीके से पड़ेगा। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है संपूर्ण सहभागिता एवं अवसर प्राप्ति पर प्रभाव। कोई भी चीज है समाज से रिलेटेड हो, मान लीजिए कोई बड़ा फंक्शन है, पूजा है, जैसे दशहरा वगैरह है, तो उसमें अगर उसे इन्वॉल्व नहीं किया जाता या फिर उसे कमतर आंक लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो पूरी तरीके से कुंठित हो जाती है और उसका जो विकास है वो बाध्य हो जाता है। और अवसर की प्राप्ति से मतलब है उसको एजुकेशन ना देना, उसकी जो स्पेशल नीड्स है उसको ना समझना, उसको ना कंप्लीट करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें भी एक श्रवण बाधित बालक को प्रभावित करती हैं जब वह सामाजिक संरचना के अंतर्गत ये सारी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाता और अपने आप को विकसित नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये पॉइंट यहीं पर खत्म होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।